सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। बहुत छोटा सा चैप्टर है। स्टैट्स के बारे में हमको बेसिक नॉलेज देता है कि स्टैट्स क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम स्टैट्स को पढ़ते क्यों हैं। स्टैट्स को हम पढ़ते हैं जिससे कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमको हेल्प मिल सके, हम इकोनॉमी के बारे में समझ सके। अब इकोनॉमिक्स के बारे में हमें समझना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैट्स ने इकोनॉमिक्स की 4 अलग अलग डेफिनेशन दी है। एक वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी वेलफेयर डेफिनेशन, तीसरी स्कैरसिटी डेफिनेशन, चौथी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इन चारों डेफिनेशन को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का 4 अलग अलग डेफिनेशन में कौन सा अलग अलग मतलब होता है। सबसे पहली डेफिनेशन आती है वेल्थ डेफिनेशन। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर पीपल्स को रिच बनाना है, यानी कि पीपल्स को अमीर बनाना है, तो वो हैप्पी रह पाएंगे। अगर पीपल्स को हैप्पी रहना है तो हमें उन्हें रिच बनाना होगा। ये डेफिनेशन मानती है कि जो अमीर लोग हैं बस वही खुश रह सकते हैं। अगर हम लोगों को अमीर बनाते चले जाएंगे तो लोग खुश होते चले जाएंगे। इसीलिए इस डेफिनेशन में बोला है हाउ टू मेक पीपल रिच इज कॉल्ड इकोनॉमी। पीपल्स को कैसे रिच करें, पीपल्स को कैसे अमीर बनाएं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब पढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन। देखो, दूसरी डेफिनेशन जो है ना, ये पहली डेफिनेशन को चैलेंज करती है। ये बोलती है कि अगर आप पीपल्स को हमेशा रिच बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो हैप्पी भी रहेंगे। लोगों का रिचनेस के साथ साथ वेलफेयर भी जरूरी है। मतलब सपोज मैंने एक कार ली 10 लाख रुपीस की, ठीक है। उसको लेकर मैं रोड पर चला गया, रोड पर आए गड्ढे, उसकी वजह से मेरा जो व्हील था वो बेंड हो गया, वो टूट गया। अब मैंने कार खरीद के अपना वेलफेयर तो कर लिया, क्योंकि मैं अमीर था, मैंने कार खरीद ली, मैंने अपना वेलफेयर कर लिया। लेकिन जो मेरा सोशल वेलफेयर है वो कौन करेगा? जो मेरे को एनवायरमेंटल वेलफेयर चाहिए, जो मेरे को अपनी सोसाइटी अच्छी चाहिए, वो कौन करेगा? इसीलिए दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि पीपल को केवल रिच मत बनाओ, उनका वेलफेयर भी करो। How to increase welfare of peoples is called economy। अगर हम लोगों का वेलफेयर करेंगे, हम लोगों का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। ये बोलती है हमारी दूसरी डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं तीसरी डेफिनेशन। देखो, ये दोनों डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से लिंक थी। पहली बोलती थी लोगों को अमीर बनाओ, दूसरी बोलती थी लोगों को अमीर बनाओ साथ ही साथ उनका वेलफेयर भी करो। अब पढ़ते हैं तीसरी क्या बोलती है। तीसरी इन दोनों से डिफरेंट है। तीसरी बोलती है वी हैव टू चूज बिटवीन टू गुड्स ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है और जो ह्यूमन वांट्स हैं ये अनलिमिटेड है। सपोज मेरे को आज 10 लाख की कार चाहिए, 2 साल बाद 20 लाख की चाहिए की, 3 साल बाद 30 लाख की चाहिए की। मतलब जो ह्यूमन वांट्स है ना, ये अनलिमिटेड है, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन जो रिसोर्सेज है, जैसे एक कंपनी के पास पैसा लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, बिल्डिंग लिमिटेड है, उसके पास एम्प्लॉयज लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स है ये अनलिमिटेड है। सपोज मेरे पास है लैंड, ठीक है। अब यहां पर मेरे को हॉस्पिटल बनाना है या स्कूल बनाना है। इन दोनों चीजों में से मैं कौन सी बनाऊं, ये मेरे को क्या करनी पड़ेगी? चॉइस। ये मेरे को चूज करना पड़ेगा कि लैंड के ऊपर मैं कौन सा बनाऊं, क्योंकि लैंड तो है लिमिटेड। लेकिन हॉस्पिटल बनाऊं, स्कूल बनाऊं, फैक्ट्री बनाऊं, क्या बनाऊं, ये चीज मेरे को चॉइस करनी पड़ेगी। तो इस चॉइस को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। वी हैव टू चूज बिटवीन टू गुड्स, यानी कि 2 गुड्स के अंदर हमें चॉइस करनी पड़ेगी। ड्यू टू, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इज कॉल्ड इकोनॉमी। अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर चॉइस करते हैं कि हम ये वाला गुड बनाएं या फिर ये वाला गुड बनाएं, हम इस रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें या फिर ऐसे यूज करें, जब हम वो चॉइस करते हैं तो उस चॉइस को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब आती है अपनी लास्ट डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। देखो, हमारे पास लैंड थी, हमने एक चीज बनाई, या तो स्कूल या हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? चॉइस, कि हमें स्कूल बनाना है या लैंड बनानी है। अब सपोज हमने स्कूल को कैंसिल कर दिया, लैंड हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल बना दिया। अब हमने देखा कि ये जो स्कूल था इसके अंदर जो प्रॉफिट था वो ज्यादा था।
अब ये जो हॉस्पिटल था इसके अंदर प्रॉफिट कम है, तो जो हमने लैंड यूज करती वो तो हमारी बेकार हो गई ना। हमने हॉस्पिटल बना दिया जबकि बनाना हमें स्कूल चाहिए था, तो हमने जो चॉइस करती वो तो बेकार हो गई। इसीलिए ये वाली डेफिनेशन बोलती है जो हमने चॉइस की ना उसकी वजह से हमें ग्रोथ भी होनी चाहिए। मतलब वी हैव टू ग्रो बाय मेकिंग बेस्ट चॉइस, हमें ग्रो करना है चॉइस करने के बाद। अब समझते हैं इन चारों डेफिनेशन को और एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। देखो सबसे पहली डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन, ये बोलती है कि लोगों को अमीर बना दो, लोग खुश हो जाएंगे। अब हम जब लोगों को अमीर बनाने के बारे में सोचेंगे उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि लोगों को सिर्फ अमीर बनाना काफी नहीं है, लोगों का वेलफेयर भी करो और उनको अमीर भी बनाओ। अब हम जब लोगों का वेलफेयर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। अब आती है तीसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन बोलती है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, इसीलिए हमें रिसोर्सेज के अंदर चॉइस करनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास लैंड है तो मैं उसको हॉस्पिटल बनाऊं, स्कूल बनाऊं, फैक्ट्री बनाऊं, तीनों एक साथ बनाऊं, थोड़ी थोड़ी जगह में, या कैसे बनाऊं। अगर हम वो वाली चॉइस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्कैर्सिटी डेफिनेशन, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसके बाद चौथी डेफिनेशन आती है जो हम चॉइस करेंगे ना रिसोर्सेज के बीच में, उसकी वजह से हमें ग्रोथ भी मिलनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। जब ये वाली ग्रोथ हमको मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। तो ये चारों डेफिनेशन स्टैट्स के अंदर इकोनॉमिक्स की आती है। चारों डेफिनेशन अलग अलग होती है, आपसे एग्जाम के अंदर कोई सी भी डेफिनेशन पूछ सकता है इनमें इनका नाम देकर। तो देखो अब हम पढ़ते हैं स्टैट्स का मतलब, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसके अंदर मैंने कुछ सेल की होगी, तो ये जो चीज मैंने लिखा कि मैंने बिजनेस के अंदर कुछ सेल की, क्या ये स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में लिखा? नहीं। लेकिन जब मैं लिखूंगा कि मैंने 100 करोड़ की सेल की तो मैं बोलूंगा कि ये हो गया स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंटेशन फॉर्म, यानी कि इसको मैंने स्टैटिस्टिक्स की तरह प्रेजेंट कर दिया, उसकी फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि इन 100 करोड़ 200 करोड़ मतलब नंबरों के फॉर्म में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैट्स। स्टैट्स दो चीज में यूज होता है, एक प्लूरल सेंस में, एक सिंगुलर सेंस में। प्लूरल मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो एडजस्ट कर लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है। देखो फैक्ट एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, अगर मैंने लिखा कि मैंने सेल्स की 100 करोड़ की, तो ये मैंने कौन सी सेंस में लिखा? ये मैंने लिखा प्लूरल सेंस में। अब हम बोलते हैं सिंगुलर सेंस क्या होता है। तो देखो मेथड टू एक्सप्रेस दोज फैक्ट्स, ये जो हम फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाले हैं ना, इनके अगर हम मेथड्स की बात करें तो उनका मतलब होता है वो आते हैं सिंगुलर सेंस के अंदर। जैसे कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करो, प्रेजेंट, उनको टेबुलर फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करो। एनालाइज करो कि हमारी सेल कम है, ज्यादा है, हम बढ़ाएं घटाएं क्या करें। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करो, हमने सपोज फैसला ले लिया कि हमारी सेल कम है, हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे जिसकी वजह से हमारी सेल बढ़ेगी, तो वो वाला फैसला किसके अंदर आया? इंटरप्रिटेशन के अंदर। तो स्टैट्स का मतलब क्या हुआ? किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में पहुंचाना किसी तक, या फिर उसको दिखाना, उसको प्रेजेंट करना किसी पेपर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्टैट्स की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यानी कि स्टैट्स जो है वो बहुत सारे फैक्ट्स का मिला जुला है। बहुत सारे फैक्ट्स को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टैट्स। जैसे सपोज मैंने सेल्स के बारे में मेरे को लिखना है, मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में इतनी सेल की, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इतनी सेल की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इतनी सेल की। तो ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने अपने फैक्ट्स लिख दिए, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्स को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम उसको स्टैट्स बोलते हैं। अब आती है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि ये जो फैक्ट्स हमने लिखे, सपोज मैंने सेल की 100 करोड़ की, यहां पे सेल की 90 करोड़ की, यहां पे सेल की 70 करोड़ की, यानी कि जो हम फैक्ट्स लिख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के, उनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, उनको हम इन नंबर के थ्रू एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है अफेक्टेड बाय मैनी रीजन, यानी कि जो स्टैट्स है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे हम गुड्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चरल गुड्स बनाते हैं, ठीक है। हमने फाइनेंशियल ईयर
21 में 100 करोड़ की सेल की। तो हमने सोचा कि हम अगली साल 110 करोड़ की तो सेल कम से कम करेंगे, कुछ भी नहीं तो 100 करोड़ की तो सेल करेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहां पर हो गया हैवी रेनफॉल, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश पड़ गई जिसकी वजह से फसल जो है वो बर्बाद हो गई। तो हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सिर्फ 90 करोड़ की सेल की, हम ज्यादा सेल नहीं कर पाए। तो ये जो स्टैट्स है ना, ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से अफेक्ट होती है। जैसे एग्रीकल्चर गुड्स रेनफॉल की वजह से अफेक्ट होते हैं, अगर मैं कोई फैक्ट्री डाल रहा हूं तो वो लेबर की वजह से अफेक्ट हो सकती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट की वजह से अफेक्ट हो सकती है। ये जो स्टैट्स है हमेशा एक्यूरेट नहीं होगी, बहुत सारे रीजंस की वजह से अफेक्ट होगी। उसके बाद आता है रीजनेबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैट्स जो है उसे करने के कुछ रीजनेबल स्टैंडर्ड्स है। जैसे मैंने यहां लिखा फर्स्ट ईयर की सेल, उसके बाद लिखा 5th ईयर की सेल, उसके बाद लिखा 10th ईयर की सेल, उसके बाद लिखा 11th ईयर की सेल। यानी कि मैं अलग अलग स्टैंडर्ड कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, मैं पहले लिख रहा हूं 5th, फिर लिख रहा हूं 6th, फिर लिख रहा हूं 1, फिर लिख रहा हूं 2। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, हर चीज के अंदर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सपोज हमारे क्लास के अंदर भी स्टैंडर्ड होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके नेम वाइज रोल नंबर बने होते हैं, वो 1 2 3 4 ऐसे फॉलो होते हैं। तो स्टैट्स के जो है वो भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उनके थ्रू वो फॉलो करते हैं। जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, वो हम आगे फ्यूचर में अपने सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास 5th कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। यही दूसरी चीज हमें अलग तरीके से बता रहे हैं, मतलब कि हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर का होना चाहिए, सेकंड ईयर का होना चाहिए, थर्ड ईयर का होना चाहिए, उसके बाद हम इनका एवरेज निकालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए थर्ड के बाद सीधा 4th आ गया, या फिर कोई भी आया ही नहीं 5th आ गया। हमें अगर एवरेज निकालना है तो लास्ट 3 ईयर, लास्ट 4 ईयर, ऐसे नहीं होना चाहिए हम 5 साल पहले लास्ट 5th ईयर का निकाल रहे हैं, हम 2022 में जी रहे हैं, 2010 और 11 का एवरेज निकाल रहे हैं। हमें सिस्टमैटिक मैनर में डाटा को कलेक्ट करना है, अगर हमें कुछ चीज करनी है तो उसके हिसाब से उस काम को करना होगा। इसके बाद आता है 6th पॉइंट, कलेक्टेड फॉर प्रीडिटरमाइंड पर्पस। सपोज मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, उसके लिए मैंने डाटा कलेक्ट किया कि यहां पर सेल कितनी होती है। अब ये वाला डाटा जो मैंने कलेक्ट किया, ये किया गुड एक्स के लिए, ठीक है। अब मुझे बाद में पता चला कि मैं बिजनेस पता है किस चीज का करने वाला हूं, गुड वाई का, तो ये वाला डाटा तो हो गया बेकार। इसीलिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम स्टैट्स बना रहे हैं, स्टैट्स के अंदर कुछ डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम किस चीज के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा पर्पस है वो प्री डिटरमाइन होना चाहिए, यानी कि हमें पहले से पता होना चाहिए हमें स्टैट्स किस चीज के लिए बनानी है। उसके बाद आता है कंपेरेबल, जैसे ये स्टैट्स 1 है, ये स्टैट्स 2 है, ये स्टैट्स 3 है, या फिर ये सेल 1 ईयर की है, सेल 2nd ईयर की है, सेल 3rd ईयर की है। ये आपस में कंपेयर हो सके, इनको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें, उस हिसाब से हमको स्टैट्स बनानी है। तो अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला यूज हम बिजनेस के अंदर ले सकते हैं। सपोज मैं इस वाले गुड की, इस वाले पेन की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूं, इसको प्रोड्यूस करने जा रहा हूं, तो मैं स्टैट्स की हेल्प ले सकता हूं कि इसकी मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, इसका मैं प्राइस कितना रख सकता हूं, इसके ऊपर डिस्काउंट कितना दे सकता हूं। ये सब कुछ मैं स्टैट्स की हेल्प से करूंगा, तो स्टैट्स बिजनेस के अंदर भी काम आता है। उसके बाद गवर्नमेंट इसकी हेल्प ले सकती है, मतलब अगर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज बनानी है, सपोज इस गुड के ऊपर 10% टैक्स लगता था, इसके ऊपर 15% टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टैट्स के थ्रू देखा कि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो हम इसके ऊपर टैक्स लगाकर खुद भी अपना पैसा कमा सकते हैं एज अ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? स्टैट्स को देखकर, स्टैट्स के अंदर जो फैक्ट थे उसको देखकर। उसके बाद नेचुरल साइंस के अंदर भी इसको हम काम में ला सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में, 9th में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 1 2 3 4 5 6, इनका एक ऑर्डर फिक्स कर दिया, यानी कि इसे अकॉर्डिंग टू स्टैट्स फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं होगा कोई भी आएगा किसी भी तरीके से पढ़ेगा। तो नेचुरल साइंस जो होती है वो भी इसका फायदा ले सकती है। उसके बाद रिसर्च, सपोज हमने मीन मीडियन मोड बनाई है, जैसे स्टैट्स के अंदर होता है ना मीन मीडियन मोड, तो उसको हमने कैसे बनाया, उसके लिए हमें रिसर्च करी होगी। रिसर्च के लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए होंगी, अलग अलग तरीके से हमने उस चीज को करके देखा होगा। तो रिसर्च के अंदर भी कभी कभी स्टैट्स काम में आ जाती है। और पांचवा आता है स्टैटिस्टिक्स एंड अदर यूजेस, यानी कि स्टैट कभी कभी खुद के लिए भी काम आ जाती है। सपोज हमने मीन मीडियन मोड, ये 3 चीजें हमें बनानी है। हम इसके लिए किसका हेल्प लेंगे? हम कुछ डाटा का हेल्प लेंगे जो कि सिस्टमैटिक फॉर्म में होगा। सिस्टमैटिक फॉर्म यानी कि स्टैट्स की तरह ही होगा।
अब हम स्टैट्स को बनाने के लिए स्टैट्स की ही हेल्प ले लेते हैं। जैसे मीन के लिए मैंने 10 स्टूडेंट्स का डाटा लिखा, 10 स्टूडेंट्स का मैंने डाटा इकट्ठा किया सिस्टमेटिक मैनर में। तो मैंने क्या किया, उसे स्टैट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया, उसके बाद उसकी हेल्प ली मीन मीडियन मोड बनाने में। तो ये वाली चीज हमने स्टैट्स को बनाया स्टैट्स की हेल्प से। तो कभी कभी स्टैट्स अपनी हेल्प खुद भी कर देता है। तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स, यानी कि स्टैट्स इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस हमारे पास आती है अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है और उनको सोल्व करता है। जैसे इंडिया के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है इकोनॉमी के अंदर, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेगा कि वो कौन लोग है जो अनएम्प्लॉयड है, वो कौन लोग है वो कितने क्वालिफाइड है, ऐसा तो नहीं है उनको जॉब मिल रही है, वो कौन से एरिया है जिनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो ये सारी चीजों को स्टडी करेगा और उस हिसाब से फिर काम करेगा। तो स्टैट्स की हेल्प से हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हमारी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सोल्व कर सकते हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए आगे फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरसेक्टरल कंपैरिजन, यानी कि किसी फर्म है उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्जरी सेक्टर है। प्राइमरी के अंदर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सेकेंडरी के अंदर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, और टर्जरी के अंदर हम सेल करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तो टाइम नहीं लगता, कम ही टाइम लगता है, मतलब इसके अंदर भी कम टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ये जो लेबर है, मशीन है, वो काम ही नहीं कर पा रही, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है वो किसी भी काम को करने में। तो हम इस सेक्टर पे अपना काम कर सकते हैं। इसका मतलब हम स्टैट्स के थ्रू जो हमारे पास डाटा है उसके थ्रू हम डिफरेंट सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। हम अपनी फर्म के अंदर कंपेयर कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर कंपेयर कर सकते हैं, कंट्री के अंदर कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन। देखो, गवर्नमेंट कभी कभी हमारे लिए पॉलिसी बनाती है स्टैट्स की हेल्प से, उनके पास जो डाटा होता है उनकी हेल्प से। कैसे, सपोज कोई गुड है, ठीक है, इसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल घट चुकी है, तो अब गवर्नमेंट ने डाटा निकलवाया इस गुड का कि इसकी डिमांड घट चुकी है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर से टैक्स हटा दिया। अब टैक्स हटाएगी तो क्या होगा, इसका प्राइस घट जाएगा, और प्राइस घट जाएगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये वाला गुड फिर से मार्केट के अंदर सर्कुलेट होने लगेगा। ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी कैसे बनाई, ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई स्टैट्स की हेल्प से। इसने डाटा निकलवाया इस गुड का कि इसकी डिमांड घट रही है तो क्यों घट रही है, उसने उसको एनालाइज किया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला। इसके बाद आती है फोर्थ इंपॉर्टेंस, फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ। देखो, हमने ये देखा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये चीज आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे। हमने ये वाला लॉ बना तो लिया, लेकिन हमने ये बनाया कैसे, हमने उसके लिए बहुत सारा डाटा निकलवाया होगा, रिसर्च की होगी, उसको एनालाइज करा होगा, उसको इंटरप्रिटेशन करा होगा, बहुत सारी अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को कलेक्ट किया होगा, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया होगा। किसकी हेल्प से हुआ ये डाटा, ये सब चीजें किसकी हेल्प से हुई, स्टैट्स की हेल्प से। हमने वो डाटा किसकी हेल्प से निकाला, उसको ऑर्गेनाइज किसकी हेल्प से किया, स्टैट्स की हेल्प से। तो स्टैट्स जो होता है कभी कभी इकोनॉमिक लॉ, ये एक इकोनॉमिक लॉ है ना, इसको बनाने के लिए भी हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद हेल्पफुल इन रिसर्च, हमारी रिसर्च में भी हेल्प करता है। जैसे मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं देख सकता हूं कि मैं जो गुड बनाने वाला हूं, सपोज मैं ये पेन बनाने वाला हूं, तो इसकी कितनी मार्केट के अंदर डिमांड है, इसका प्राइस कितना है, इसके ऊपर डिस्काउंट कितना चलता है, इसके अंदर प्रॉफिट कितना है, वगैरह वगैरह। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्स, यानी कि स्टैट्स की क्या क्या बुराइयां होती है। तो सबसे पहले लिमिटेशन आती है स्टडी ओनली क्वांटिटेटिव गुड्स, यानी कि हम स्टैट्स के अंदर क्वालिटी ऑफ गुड्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। सपोज मैंने सेल की फर्स्ट ईयर में 100 करोड़ की, सेकंड ईयर में 200 करोड़ की। अब हमने ये तो देखा कि हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हो गई, लेकिन हमने ये नहीं देखा जो दूसरी साल में मैंने गुड्स जो थे वो सेल किए थे, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत बेकार थी, बहुत ढच्चर क्वालिटी थी। इस वजह से हमने 200 करोड़ की सेल अचीव कर पाए। तो हमने क्वालिटी नहीं देखी, सिर्फ क्वांटिटी देखी कि 100 की 200 की। तो स्टैट्स के अंदर हम सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं, कभी कभी हम क्वालिटी देखना भूल जाते हैं, या स्टैट्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि हम क्वालिटी देखते ही नहीं है। दूसरी लिमिटेशन आती है नो डील विथ इंडिविजुअल। सपोज मेरी क्लास में एक बच्चा है, मुझे उसके ऊपर स्टडी करनी है, उसकी डाटा चाहिए, हम नहीं निकाल पाएंगे उसका डाटा कि वो पढ़ाई में अच्छा है या बुरा है। हम देखेंगे कि पूरी क्लास का रिजल्ट क्या है, हम इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, हम देखेंगे पूरी क्लास का रिजल्ट क्या है। 25 बच्चे इससे आगे हैं, 25 बच्चे इससे पीछे है, इसका मतलब ये एक एवरेज स्टूडेंट है। तो हमने ये चीज कैसे देखी,
पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर स्टडी करके, ना कि एक इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करके। तो हम स्टैट्स के अंदर इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते, हमको एक पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरी की पूरी अथॉरिटी चाहिए बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने की, उनका डाटा इकट्ठा करने की। इसके बाद तीसरी लिमिटेशन आती है एवरेज रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एवरेज आता है। सपोज एक स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर 50, ठीक है। अब मैंने इनका मार्क्स निकाले, सबके मार्क्स को टोटल किया, डिवाइड किया स्टूडेंट्स से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो क्या आ गया एवरेज। एवरेज आ गया 40 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो 40 मार्क्स आए इन 50 स्टूडेंट्स के, ऐसा तो नहीं है कि हर स्टूडेंट के 40 होंगे, ऐसा होगा किसी के 80 होंगे, किसी के 0 होंगे, किसी के 60 होंगे, किसी के 20 होंगे, सबके अलग अलग मार्क्स होंगे। तो ये जो स्टैट्स है ये एवरेज रिजल्ट तो निकाल के हमें दे देती है कि एक बच्चे पे इतना है, लेकिन उनके पर्टिकुलर क्या है वो स्टैट्स के अंदर हमको नहीं मिल पाता। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैट्स एवरेज रिजल्ट निकालती है, प्रॉपर क्वालिटी रिजल्ट नहीं निकाल पाती। उसके बाद आता है नॉट एक्यूरेट। स्टैट्स की अगली लिमिटेशन आती है नॉट एक्यूरेट। कभी कभी स्टैट्स एक्यूरेट नहीं होती, जैसे हमने सपोज डाटा इकट्ठा किया इस पेन के बारे में कि मार्केट में ये कितना बिक रहा है। अब जो ब्लैक मार्केटिंग इस पेन की हो रही है उसका डाटा तो हमने इकट्ठा नहीं किया होगा, तो हमारा जो स्टैट्स के अंदर रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभी स्टैट्स गलत भी हो जाती है। उसके बाद आता है ओनली मेथड। तो देखो अगर हमें एवरेज निकालना है तो वो निकालना होगा मीन की वजह से, मीन की हेल्प से। तो जो ये स्टैट्स है ना, ये केवल ओनली मेथड है इकोनॉमिक्स के अंदर एवरेज निकालने का, या फिर जो भी वो काम करने का जो स्टैट्स कर सकती है। स्टैट्स के अलावा हमारे पास कोई मेथड नहीं है, इसीलिए ये एक सिर्फ ओनली मेथड है। ये हमारे पास कभी कभी डिसएडवांटेज हो जाता है कि हमें और मेथड होते तो हम और ज्यादा अच्छे से उस चीज को कर पाते। इसके बाद आता है लैक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। देखो जो स्टैट्स है वो डाटाबेस होता है, यानी कि बहुत सारे मोर डाटा। स्टैट्स को जो डाटाबेस है उसको और ज्यादा डाटा चाहिए होता है, उसकी वजह से कभी कभी हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी खोल देते हैं, टोटल में गड़बड़ कर देते हैं, किसी डाटा को एक डाटा से दूसरी जगह कॉपी करने में गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारी मैथमेटिकल एरर्स स्टैट्स के अंदर आ जाती है। इसके बाद हमारे पास लास्ट लिमिटेशन आती है मिसयूज। कभी कभी स्टैट मिसयूज हो जाती है। सपोज इसकी इस पेन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर, तो जो ब्लैक मार्केटर है, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो इस पेन की मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। उससे हमारे स्टैट्स की मिसयूज हुआ, उन्हें पता चला ना स्टैट्स के थ्रू कि इसकी डिमांड बढ़ चुकी है तो हम इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, इससे हमें प्रॉफिट होगा। तो इसी तरीके से स्टैट्स कभी कभी मिसयूज भी हो जाती हैं।